हेलो दोस्तों, अभ्यासक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पॉलिसी स्कीम इनिशिएटिव गवर्नमेंट के हैं। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट हर साल हर महीने नई नई पॉलिसी इनिशिएटिव और स्कीम्स को लेकर आती है। सभी तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके पता लगाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेंड के बेसिस से पता चलती हैं। तो उस ट्रेंड के बेसिस पे ही हमने कुछ क्राइटेरिया बनाए और उस क्राइटेरिया में जो स्कीम्स फिट बैठ रही थी, उन एक्सपेक्टेड स्कीम्स को हम मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट स्कीम्स को लेकर के आए हैं। ठीक है? तो हमारे वो क्राइटेरिया क्या हैं? ठीक है? पहला क्राइटेरिया क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि इस समय जो प्रेज़ेंट रूलिंग गवर्नमेंट सेंटर में है, मोदी गवर्नमेंट, उसने उन्होंने वो 2014 में आए थे, ठीक? जब 2014 में आए तो 2015 में उन्होंने जितनी भी स्कीम्स, क्योंकि मोस्टली फ्लैगशिप स्कीम उन्होंने 1 साल बाद ही लॉन्च करी, ठीक? प्लानिंग होने में टाइम लगता है, ठीक है? तो वो 1 साल के बाद उन्होंने चीज़ें लॉन्च करी, कई सारी स्कीम। तो उन स्कीम्स की अभी 2025 में 10 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक? इसलिए ये स्कीम जिनके 10 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं और ऐसी 7 से 8 स्कीम्स हैं। तो इस समय जब इस साल इनके 10 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं और यूपीएससी जो सीडीएस एग्जाम कराती है वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी गवर्नमेंट को ही फॉलो करती है, उसके ट्रेंड को फॉलो करती है। और गवर्नमेंट इस समय पेपर्स के थ्रू और कई सारे कैंपेन के थ्रू 10 ईयर जिन स्कीम्स के पूरे हुए हैं उन पे पूरी तरीके से उन पे कवरेज कर रही है। पीआईबी भी पूरी तरीके से उन पे कवरेज कर रहा है, उनके अचीवमेंट को दिखा रहा है। तो यूपीएससी भी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो जो पेपर है वो इन्हीं स्कीम्स को उठाएगा अगर प्रायोरिटी देना चाहेगा तो। तो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया कि भाई जिन स्कीम्स के 10 साल पूरे हो रहे हैं तो वो स्कीम्स होंगी, ऐसी 7 से 8 स्कीम्स हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने देखा होगा कि अभी अभी बजट आया है, ठीक? इस बार के बजट में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है गवर्नमेंट, ठीक है? जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना पल्स पे लेकर आई है, कॉटन के प्रोडक्शन पे लेकर आई है बढ़ाने के लिए। आपने देखा है कॉटन का प्रोडक्शन पूरी तरीके से गिर गया है। इंडिया जो कॉटन को एक्सपोर्ट करता था, इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है। मतलब पहले एक्सपोर्टर था इंडिया वर्ल्ड का, वन वन अमंग दी सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, ठीक है? इस समय उल्टा हो रहा है, एक्सपोर्टर नहीं इम्पोर्टर बन रहा है, ठीक है? उसके बढ़ाने के लिए, कॉटन के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कॉटन के मिशन को लेकर आई हैं, ठीक है? तो ऐसी स्कीम जो बजट में इस बार उठाई गई हैं, हमने उनको लिया है और ऐसी 8 से 9 स्कीम्स ऐसी हैं, ठीक है? जो फ्लैगशिप हैं और जिनके आने के चांसेस हैं, ठीक? तो दूसरा क्राइटेरिया ये है। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया ये है कि 2000 जिन स्कीम्स को 2024 और 25 में लॉन्च किया गया है, प्लस जो अभी 2025 और 24 में ट्रेंड पे रही हैं, मतलब लगातार इनको उठाया गया है, उन स्कीम्स को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इस तरह से इन 3 क्राइटेरिया, जो 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं, पहला क्राइटेरिया क्या है कि जिन स्कीम्स के 10 साल पूरे हो गए हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो स्कीम बजट में हाइलाइट की गई हैं, फ्लैगशिप स्कीम। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, 2024-25 में लॉन्च की गई हैं या फिर वो ईयर अराउंड इस समय न्यूज़ में रही हैं। तो इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे जो स्कीम आ रही थी, हमने उनको कंपाइल कर लिया है इस पीडीएफ में, ठीक है? और ऐसी लगभग 25 से 30 स्कीमें आई हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड इसीलिए हो जाती हैं और इसीलिए हम इन स्कीम्स को लेकर आए हैं और हम आपको इन स्कीम्स को ही पढ़ाएँगे, ठीक है? चांसेस हैं कि इन्हीं स्कीम से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? और इस चीज़ें अगर आपको हेल्पफुल लग रही हैं, हमने ज्योग्राफी कवर कर दी है, पॉलिटी कवर कर दी है, रिवीजन में अपने एडवांस रिवीजन सीरीज में इकोनॉमी हमारी चल रही है, उसी इकोनॉमी में और करंट अफेयर हमारी चल रही है। ये स्कीम वाला जो सीरीज है, जो स्कीम हम लेकर आए हैं वो करंट अफेयर के अंदर ही लेकर आए हैं, ठीक है? तो अगर ये चीज़ें आपको हेल्पफुल लग रही हैं, चैनल को आप रेगुलरली देख रहे हो या अभी पहली बार आए हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है। इससे हमें मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट मिलेगी और इसकी पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? जिसका लिंक हमारे चैनल में है, ठीक है? मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा टेलीग्राम का चैनल। इसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ-साथ आप हमारे सीडीएस के पीयर ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको कम्युनिटी मिलेगी और हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने का एक्सेस मिलेगा। डायरेक्ट आपसे डाउट्स को रिज़ॉल्व करने का एक्सेस मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? और
एक चीज ये भी बता देता हूँ कि ये सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सना सोचे एनडीए वाले कि ये उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, दोनों एग्जामों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो अभी रिसेंटली जब गवर्नमेंट बजट लेकर आई, तो गवर्नमेंट ने बजट में क्या किया कि धन धान्य कृषि योजना लेकर आई वो। ठीक है, बजट में ये दिखाया। तो ये क्या थी, से 2000 देखिए 25-26 के स्कीम्स में अनाउंस किया गया था। ठीक है, और इस स्कीम में क्या होगा कि गवर्नमेंट जैसे 100 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेगी, मतलब अक्रॉस कंट्रीज में 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेगी। जैसे यूपी है तो यूपी में क्या करेगी, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेगी। ऐसे अक्रॉस द इंडिया में से 100 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, तो यूपी से कुछ सिलेक्ट कर लेगी, कुछ एमपी से कर लेगी, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेगी, एग्री डिस्ट्रिक्ट को। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी होंगी, ये डिस्ट्रिक्ट वो होंगी जहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोलिफरेशन ज्यादा अच्छे से नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर वहाँ ज्यादा से अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो वहां पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो इसीलिए लिए दिया गया है धन धान्य कृषि योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेचुरेशन बेस्ड ये कन्वर्जेंस है ऑफ 36 सेंट्रल स्कीम्स एंड अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट वो पूछ लेता है कि क्या इनमें कन्वर्जेंस है, कितने डिस्ट्रिक्ट में ये चुना जाएगा, कब ये लागू की गई है। ठीक है, और कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को इनमें कन्वर्ज किया गया, मतलब समझ रहे हैं आप। इस स्कीम को लाने से पहले जो 36 स्कीम्स पहले चल रही थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सबको मिला दिया गया है। तो कितनी स्कीम्स को मिलाया गया, 36। 11 मिनिस्ट्रीज में जो चल रही थी 36 स्कीम्स, 11 मिनिस्ट्रियों में जो चल रही थी, उन सबको कन्वर्ज करके ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लेकर आई है गवर्नमेंट। ये इसी बार के बजट में आया है। ठीक है, तो 100 डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर, 36 सेंट्रल स्कीम्स को कन्वर्ज कर दिया गया है। ठीक, कितना खर्च होगा, 24,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए। तो ये भी याद रखिएगा कितने साल के ईयर्स के लिए ये चीजें होंगी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मैं ये देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन के थ्रू चीजें नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू चीजें करने से क्या होता है, मैं आपको क्या करूँ कि एक करंट अफेयर के इशू पे एक लाइन का क्वेश्चन बना दूं। लेकिन तो ये आप देख रहे हैं ना कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 6 ईयर, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक स्टेटमेंट में मैं करंट अफेयर को कवर कर दूं, एक टॉपिक के करंट अफेयर को कवर कर दूं जो अदर लोग करते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन मैं खुद बना के दे सकता हूँ अलग, लेकिन करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका यही है कि आप इन चीजों को डायरेक्टली पढ़ें। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू नहीं। क्वेश्चन तो आप भी अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो इसमें, ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग करके, तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। जो सीएपीएफ और सीडीएस के बच्चे होते हैं ना, सीएससी के बच्चे होते हैं ना, वो यही करते हैं करंट अफेयर के लिए, इवन हर सब्जेक्ट के लिए। वो करंट अफेयर को, जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है या पीटी 365 आती है, तो क्या करते हैं, उसको सही से रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, ना कि क्वेश्चन करते हैं। आपको अपनी इस माइंडसेट को चेंज करना होगा। ठीक है ना, अगर कुछ चाहते हैं। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, चलिए चलते हैं। बाकी जिसका जो मर्जी हो वो कर सकता है, मैं आपको एक राइट अप्रोच बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है, 25 से 60 रहेगा, 6 साल के लिए स्कीम है। ठीक है, दूसरा, ये कितने फार्मर को बेनिफिट दे सकता है डायरेक्टली, तो 1.7 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, इन चीजों को देख लीजिएगा। दूसरी और पहली चीज ये है, एक चीज और ध्यान रखिए, ये सभी पीआईबी से हैं, मतलब ये सभी ऑथेंटिक सोर्स गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, और ये वन लाइनर में आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इनको एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिशन ऑफ आत्मनिर्भर इन पल्स, ये भी गवर्नमेंट के इस बार, ये देखिए 25-26 के बजट में लाया गया है। अब इसमें क्या था, गवर्नमेंट 6 ईयर के लिए, जैसे ये स्कीम 6 ईयर के लिए है, वैसे ही 6 ईयर के लिए इस स्कीम को भी लेकर आई। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, पल्सेस को जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, आप जानते हैं कि इंडिया पल्स का बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, हमारा पल्सेस का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो उस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इंडिया ने क्या, गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है कि मिशन आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट, हम खुद ही करेंगे आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे पल्सेस में। तो कौन कौन सी इस डाले इसमें है, पल्सेस हैं, तो इन पल्सेस के नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आत्मनिर्भर, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स इज नॉट कवर्ड अंडर द आत्मनिर्भर मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। तो याद रखिएगा, तुर कवर है, ठीक है, उड़द कवर है और मसूर कवर है। ठीक, ये 3 पल्सेस कवर हैं जिनके प्रोडक्शन में हमें आत्मनिर्भर होना है। ठीक है,
मसूर आप जानते हैं अरहर का है, और अरहर हम नॉर्थ इंडियन कितना खाते हैं आप सबको पता है, ठीक है। मसूर का भी सेम यही चलता है, ठीक है। तो इन दालों का कंजम्पशन ज़्यादा है तो इम्पोर्ट ज़्यादा है, जब इम्पोर्ट ज़्यादा है तो हमें इसमें आत्मनिर्भर होना है। इन दालों के नाम याद रख लीजिएगा, कितने साल के लिए कर रहे हैं ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे आप एमएसपी आपने सुना होगा कि राइस और गेहूं के लिए जो एमएसपी चलती है, कि कुछ एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे नाफेड है और आपकी ये एजेंसियां हैं, तो ये एजेंसियां क्या करती हैं, फार्मर से प्रोक्योर कर लेती हैं, फार्मर से क्या कर लेती हैं, प्रोक्योर कर लेती हैं राइस एंड जो गेहूं होता है उससे प्रोक्योर कर लेती हैं। तो इसमें भी क्या होगा, जो सेंट्रल एजेंसीज होंगी वो प्रोक्योर करेंगी एज मच एज 3 पल्सेस एज ऑफर्ड बाय द फार्मर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years। अगले 4 साल में फार्मर जितनी चाहें इन पल्सेस को प्रोडक्शन करें, जितना भी, और इन एजेंसी को बेच दें, और गवर्नमेंट इनको फिर मार्केट में लेकर आएगी, ठीक है। इससे क्या है, किसानों को अश्योरेंस हो जाएगी कि हाँ हमारी पल्सेस को कोई खरीद रहा है, गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया एज मच एज, समझ रहे हैं, एज मच एज पल्सेस, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 मिनट, कौन है भाई कॉल पे? 2 मिनट, 2 मिनट। चलिए चलते हैं। तो पल्सेस का आप जानते हैं कि लेगुमिनस क्रॉप है, तो ये क्लाइमेट रेसिलिएंट सीड्स होते हैं, ठीक है, और सॉइल को बहुत फार्मर फायदा देते हैं, तो इन भी देख लीजिएगा, ये पीडीएफ एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी स्कीम क्या है, ये देखिए कंडेंस पीडीएफ है, ठीक है, कंडेंस पीडीएफ है, ठीक है। सारी स्कीमें इसी में है, 20 से 30 स्कीमों को 5 से 6 पेजेस में लाना इन्हीं तरीके से पॉसिबल हो सकता है, और ये आपको एकदम क्रिस्प में दे रहा हूँ, 5 से 6 पेज आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो, समझ रहे हैं ना, इसलिए इसका फायदा उठाइए। मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेसिलेंस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी 2025-26 के बजट में लाया गया है। इसमें क्या है कि मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेसिलेंस प्रोग्राम लाया जाएगा। इसमें क्या है, जो गांव होते हैं उनमें उनकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाएगा, उन्हें और रेसिलेंस बनाया जाएगा। रेसिलेंस किस लिए बनाया जाएगा, कि एड्रेस द अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है भाई। होता क्या है, जरूरत होती है कि 4 लोगों की, तो हो जाएंगे 5 से 6 लोग, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, तो थ्रू द स्किलिंग, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा ये अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी और भी चीजें आती हैं, जैसे कि लोगों के पास स्किल नहीं है, तो स्किल एंड टेक्नोलॉजी भी इसके थ्रू देंगे, ठीक है। गोल क्या है, जनरेट द एम्पल अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया टू दैट द माइग्रेट इन ऑप्शन बट नॉट नेसेसिटी, मतलब जो माइग्रेशन हो रहा है वो माइग्रेशन ना हो रूरल का अर्बन की तरफ, उसको रोकने के लिए कवरेज क्या है, फेज 1 में 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को लिया जाएगा। देखिए अगेन ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जा रहा है, ये तो 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, जैसे यहाँ पे 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा था धन धान्य स्कीम में एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को, वैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन ये डेवलपिंग है, ठीक है। फोकस क्या है, रूरल वुमेन का फोकस होगा, यंग फार्मर्स का होगा, रूरल यूथ का होगा, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स का होगा, और लैंडलेस फैमिलीज का होगा, ठीक है। पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनर के साथ ये किया जाएगा, ठीक है। कितनी डिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है फेज 1 में, ठीक। और क्या किया जा रहा है, तो इसमें स्किलिंग की जा रही है, ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इन्हें, धीरे धीरे स्कीम बनेगी। आपने इस बार देखा होगा बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया, मखाना बोर्ड बनाने की अनाउंसमेंट किया। अब मखाना आप सभी जानते हैं, हम जो मखाना खाते हैं वो मखाना मोस्टली जो 80 to 90% मखाना इंडिया का आता है वो बिहार से आता है। बिहार में भी कौन से रीजन से आता है, मिथिला रीजन से आता है। मैं आपको देखिए एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड स्कीम्स तो है ही हैं, साथ में यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी एक्वायर करोगे। मतलब जैसे आपको अभी ये पता चला कि मिथिला रीजन जो बिहार का है वो मखाना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक। और सम पार्ट ऑफ द नेपाल, मखाना से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आती हैं तो आपको कुछ भी आया तो
क्या करोगे आप, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से आप एलिमिनेशन कर दोगे। मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप अभी यहाँ से इन 30 स्कीम्स से ले लोगे, वो कहीं ना कहीं अगर आपने कस के इसको रिवाइज कर लिया तो ये आपको कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। मतलब इनडायरेक्टली भी आपको ये सेशन मदद करने वाला है अगर आप सीरियसली और अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें बतानी जरूरी है क्योंकि आप थोड़ा सा समझें इन चीजों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मखाना बोर्ड बनाने की बात की है, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, तो बिहार में बनेगा, ये बात रखिएगा। बिहार ऑलरेडी मखाना का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। तो उस प्रोडक्शन को काफी स्ट्रक्चर देने के लिए, ऑर्गेनाइज वे देने के लिए, ठीक है, और फॉर्मलाइजेशन करने के लिए उस प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ने क्या किया, बोर्ड बना दिया है, ठीक है, मखाना बोर्ड। ठीक है, इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग ऑफ द मखाना, ठीक है। एफपीओ भी इससे एंगेज हो जाएंगे। बोर्ड टू प्रोवाइड द हैंड होल्डिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट टू मखाना फार्मर, सपोर्ट देगा मखाना फार्मर को, ठीक है। और इनको स्कीम जो मखाना जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उनका बेनिफिट भी मिलेगा। ये देखिए मखाना के ये बेनिफिट आप यहाँ से देख लीजिएगा कि हार्ट हेल्थ को उनको फायदा देता है, किडनी हेल्थ वालों को फायदा देता है, डेवलपिंग दी हेल्दी बोन्स करता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी करता है, मैनेजिंग द ब्लड प्रेशर। तो ये देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना आपको। और एक चीज ये भी याद रखिए, मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है ना। अगर मखाना इस बार फरवरी से मार्च के बीच में न्यूज में था, इवन अभी भी न्यूज में है, क्योंकि बिहार को इन चीजों से ज्यादा प्रिविलेज मिल रही हैं। तो अगर जीआई टैग मिला है मखाना पे, मान लीजिए बोर्ड पे क्वेश्चन आया, ये आ गया कि इनमें से किसको कौन सी जो प्रोडक्शन क्रॉप है या फिर कौन सा चीज है जिसको जीआई टैग मिला है, तो आपको याद रखना है कि मखाना उनमें से एक मखाना हुआ, तो आपको एलिमिनेट करने में आज से नहीं होगा ना कि हाँ याद होगा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ मखाना में तो जीआई टैग था। इनके बेनिफिट देख लीजिएगा। और मिथिला रीजन में मेनली ज्यादा ये प्रोडक्शन होता है और कुछ पार्ट ऑफ द नेपाल में, ठीक है। चलिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बजट में ही एक नई चीज लेकर आए हैं, न्यू फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप। इसको सेटअप किया जाएगा। कई बार आपके यहाँ पूछ लिया जाता है कि जो ये फंड ऑफ फंड, मतलब कई फंड पे सीडीएस क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, फंड ऑफ फंड क्या है। ये स्टार्टअप के लिए है, ठीक है। और ये फंड ऑफ फंड गवर्नमेंट का ही फंड ऑफ फंड है, जिससे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो फंड्स हैं वो का फंडिंग करेंगे, ठीक है। और स्टार्टअप के लिए है। ये न्यू स्कीम है, 5 लाख वुमेन और शेड्यूल कास्ट इन सबको बेनिफिट देगी। प्रोवाइड द लोन अप टू द 2 करोड़ लोन, 2 करोड़ का लोन देगी स्टार्टअप्स को, ठीक है, जो नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, मोस्टली वुमेन और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये इनका न्यू स्कीम का ये टारगेट ग्रुप जरूर देख लीजिएगा कि वुमेन है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, और कौन है वो, फर्स्ट टाइम, ये भी याद रख लीजिएगा। कौन, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने अभी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी है, चाहे वो वुमेन हो चाहे एससी एसटी कैटेगरी के हो। अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उन्हें 2 करोड़ रुपए का नेक्स्ट 5 ईयर में सपोर्ट मिलेगा, लोन मिलेगा। इससे मिलेगा न्यू फंड ऑफ फंड से, ठीक है, चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने और भी एक चीज किया है, एमएसएमईज का। आप जानते हैं एमएसएमईज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है और जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक्सपोर्ट की 60% और ऑलमोस्ट मोर देन 60% जो एक्सपोर्ट होता है हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज, मर्केटाइन जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, उसमें क्या है कि एमएसएमईज का सबसे ज़्यादा वेटेज है। मतलब सबसे ज़्यादा जो गुड्स एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं और जो एक्सपोर्ट होते हैं उनमें एमएसएमईज का वेटेज ज़्यादा है। प्लस ये बैकबोन और अवर इकोनॉमी है, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी के। जब ये हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है और गवर्नमेंट ने इनकी क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। और ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो अब कौन माइक्रो इंटरप्राइज कहे जाएंगे, कौन स्मॉल इंटरप्राइज कहे जाएंगे, कौन मीडियम इंटरप्राइज कहे जाएंगे, इसमें भी चेंजेस आ गए। अब माइक्रो इंटरप्राइज कौन है, माइक्रो मतलब होता है सबसे छोटा, स्मॉल मतलब माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा, मीडियम मतलब इन दोनों से ही बड़ा, ठीक। तो अब कौन माना जाएगा, जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करंटली क्या है, 1 करोड़ का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो मान लिया जाएगा कि वो माइक्रो है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कोई नई इंटरप्राइज बनाई, तो आप मान लिए जाते हैं अभी पिछला जो पहले का जो इस रिवाइज वाला छोड़ के जो इससे पहले का था क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते इंटरप्राइज में, अपने नई इंटरप्राइज चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट इस 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, तो आपको माइक्रो इंटरप्राइज मान लिया जाता। और कोई अगर 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इंटरप्राइज शुरू करता
तो शुरू करता है या फिर बाद में इतना इन्वेस्टमेंट कर देता, लंबे समय से करता आ रहा है। मान लीजिए कोई पहले 1 ही करोड़ का करता था, अब उसने अचानक से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है? तो वो अब किसमें कैटेगरी में आ जाएगा? वो स्मॉल कैटेगरी में आ जाएगा, माइक्रो से। तो चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएगा, तो वो कैटेगरी में फ्लक्चुएट कर जाएगा, ठीक है? तो कोई अगर मीडियम एंटरप्राइज़ है, तो वो अगर 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो मान लिया जाएगा। लेकिन अब इनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है? अब 2.5 करोड़ कर दिया गया माइक्रो के लिए और 25 करोड़ कर दिया गया स्मॉल एंटरप्राइज़ के लिए, 125 करोड़ कर दिया गया मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए, ठीक है? महँगाई बढ़ रही है, तो भाई इन्वेस्टमेंट ये लोग ज़्यादा करेंगे, तो कोई ज़्यादा इन्वेस्ट की वजह से ये लोग जो सेफ्टी और जो बेनिफिट ब्रैकेट्स हैं उनसे छूट नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बहुत बेनिफिट देती है और महज की महंगाई की वजह से ये लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा, चीज़ें महंगी हो जाएगी, ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये लोग उस बेनिफिट से खाली ना छूट जाएं, पीछे ना रह जाएं और रह ना जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके जो क्राइटेरिया उसके रिवाइज कर दिया। अगर टर्नओवर कितना, किसी का टर्नओवर 5 करोड़ था पहले माइक्रो एंटरप्राइज में, तो वो मान लिया जाता था 50 करोड़ था, तो स्मॉल मान लिया जाता था 250, तो वही देखिए वहाँ पे ये 100 250 कर दिया गया। तो ये क्राइटेरिया याद रखिएगा, ठीक है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर मिशन को भी चालू किया है। अब हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस समय रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन की तो ट्रेन भी आपने देखा होगा कि आ गई है, लग ऑलमोस्ट आने वाली है, ठीक है? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी उस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इसलिए एग्जाम में आने के भी चांसेस है और गवर्नमेंट ने रिसेंटली न्यूक्लियर एनर्जी पे मिशन भी लॉन्च कर दिया है। तो अभी 2025-26 के बजट में ही किया है, इसलिए हमें इनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक फैक्चुअल जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वादा किया है कि इस सेशन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जो आपको एलिमिनेशन करने में मदद करेगी। तो ये देखिए, इंडिया प्लान कर रहा है ह्यूज इंक्रीज द इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इंडिया के जितने भी ऑपरेशनल पावर प्लांट हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है और प्रपोज्ड हैं, उन सबका देख लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ दे दिया है। आपको करना क्या है, आपको इन्हें रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले, क्योंकि वन लाइनर में पूछ सकता है कि क्योंकि गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट पे फोकस कर रही है, तो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। याद रख लीजिएगा, इनमें सबसे ज्यादा याद रख लीजिएगा कि कौन से स्टेट में है, कौन से नहीं है, ठीक? याद रख लीजिएगा कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा। इसमें सबसे मोस्टली ये वाला है, तारापुर वाला है, कैगा वाला है, मैं टिक मार दे रहा हूँ, ये वाला है, ठीक है? और नरोरा है जो यूपी में ही है, नरोरा ज्यादा याद रखिएगा। तो इनको याद रख लीजिएगा ज्यादा, ठीक है? चलिए, अब ये स्कीम देख लीजिए, गवर्नमेंट मिशन लेकर आई है। तो इसमें मिशन में क्या गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट का टारगेट है सबसे, वो लोग शायद मिशन का नाम पूछ करके उससे टारगेट पूछ लें कि गवर्नमेंट इस टारगेट को कब तक अचीव करना चाहती है, कितने गीगावाट का टारगेट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर मिशन के अंतर्गत 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है बाई 2047। इस 2047 क्या है, जब विकसित भारत हमारा बन जाएगा, तो हमारी 100 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सीधा किससे आएगी, न्यूक्लियर पावर से आएगी, ठीक है? व्हाइल इंश्योरिंग द एनर्जी रिलायबिलिटी। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर द विकसित भारत, देख लीजिए आया कि नहीं आया वही चीज। इंश्योर द डोमेस्टिक न्यूक्लियर फैसिलिटी। अभी मैंने इसमें एक और स्कीम को कवर किया जिसपे गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी कवर कर। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक? इन्वायरमेंट के सेक्शन से आ सकते हैं या करंट अफेयर्स से आ सकते हैं, तो मैं आपको एक्सटेंसिवली यहाँ की चीज कवर कर रहा हूँ। फिर पीएम सूर्य घर योजना, वो स्कीम भी यहीं पे ही कवर है, जो अभी 2024 में लॉन्च की गई है। हर एक चीज को जो इंपॉर्टेंट है हम आपको यहाँ कवर कराएंगे, बस बने रहिए, ठीक है? 2000 करोड़ के साथ की गई है और इसमें मोस्टली आपको याद रखिएगा जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, इनके थ्रू ही ये न्यूक्लियर पावर मिशन किया जाएगा, मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ही बनाए जाएंगे। देखिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, ये जो बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते थे उनको रिप्लेस करेंगे, मतलब रिप्लेस तो नहीं करेंगे, मतलब अब जो इस मिशन के थ्रू एस्टैब्लिश किए जाएंगे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं किए जाएंगे, बड़े बड़े स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर किए जाएंगे। इनको इजीली आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर पे अगर क्वेश्चन पूछता है पावर मिशन के अंतर्गत, तो अगर कुछ भी पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव है कुछ भी, तो आपको स्टेटमेंट सही मान लेना है, ठीक? कुछ भी पॉजिटिव है जो उसकी प्लेटमेंट बता रहा, मतलब कि प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि हाँ टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुआ है, कि पावर प्लांट जो पहले बड़े पावर प्लांट थे उन्हें हम टेम्परेली यहाँ से
एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, तो इसमें ले जा सकते हैं स्मॉल रिएक्टर में। तो हाँ बिल्कुल, स्मॉल है तो ले जा सकते हैं। ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। स्मॉल रिएक्टर के थ्रू ही हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप, ठीक है। अभी देखिए 6 पेज हैं, ये देखिए हम दूसरे पेज पे हैं। 6 पेज पे ही चीजें मैंने कंडेंस कर दी हैं, ऑलमोस्ट 30 स्कीम्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये देखिए 2025-15 में लॉन्च हुई है ये स्कीम। अभी इसके 10 साल हो गए हैं 2025 में। ये भी तो इंपॉर्टेंट होंगी। और स्किल इंडिया स्कीम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च हुई है। और ये अभी इस समय इसका क्या चल रहा है, 4th वर्जन चल रहा है। कब से कब तक, 2022 से 26 के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन की स्किलिंग करनी है, ठीक है, ये याद करना है। अब ये देखिए की अचीवमेंट, जो 1 पॉइंट है, अभी तो ये इसका 4 वर्जन चल रहा है। पहले वाला जो वर्जन था उसका, उसने क्या किया, ओवर द 19.86 लाख कैंडिडेट को क्या किया है, इसने स्किल किया है, ठीक है। 2015 से स्कीम है ट्रेन द, अभी 2015 से ये रिसेंटली का डेटा है। इस डेटा को याद रखिएगा कि अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ी अचीवमेंट। ये तो पीएमकेवीवाई, जो केवीवाई का फर्स्ट वाला वर्जन था उसका है। 19 लाख कैंडिडेट्स को इसने स्किल्ड किया है। लेकिन 2015 से जब से लॉन्च हुई है अभी तक इसने लगभग 2024 के जून तक, मतलब 1 साल पहले तक का, और यही लेटेस्ट डेटा अभी अवेलेबल भी है, ठीक है। तो कितने लोगों को कर दिया है, 1.48 करोड़ कैंडिडेट्स को किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब इसी इसी कैटेगरी में देखिए ये ट्रेन का 1.4 आपको और एंगेजिंग करने के लिए देखिए हमने ये भी डाल दिया है, ठीक है। इसी डेटा को यहाँ इन्फोग्राफ में, पाई चार्ट में थोड़ा सा बता रहा है, सॉरी पाई चार्ट नहीं, ये वो ग्राफ में बता दे रहा है कि हाँ इतना बढ़ गया है, ठीक है। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल कौशल योजना, अब इसी कौशल योजना का एक सब पार्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसकी की अचीवमेंट देख लीजिएगा, ये भी ग्रामीण लिखा है तो इसका मतलब है कि ग्रामीण रूरल एरिया में कौशल विकास करना है, जो ये शहरों में कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कैंडिडेट क्या, इतने कैंडिडेट कर दिए गए हैं, प्लेसमेंट इतने लोगों का हो गया है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए जो मैंने बताया ना, हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन में क्या क्या है, अब इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कैबिनेट ने अभी इसको बहुत पहले, ये 2022-23 में ही अप्रूव कर दिया था। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया और गवर्नमेंट लेवल कर रही है तो पूछा जाने चांसेस है। तो एक्सपेक्टेड डिलीवर बाय 2030, 2030 तक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या क्या डिलीवर करना है वो ये देख लीजिए। एटलीस्ट 5 मेट्रिक मिलियन टन का जो ग्रीन हाउस जो गैसेस है एनुअल प्रोडक्शन, मतलब सॉरी, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होगी, कितना, एटलीस्ट 5 मेट्रिक मिलियन टन। कभी कभी ये टारगेट पूछ लेता है आपसे, कितना टारगेट डिलीवर करना है 2030 तक, तो ये याद रखिएगा कितना, 5 मेट्रिक मिलियन टन, ठीक है। और एनुअल करना है प्रोडक्शन, ठीक है, 2030 तक। और 6200 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्राइजर कैपेसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी इतनी रहेगी, ठीक है, 30 तक। 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रहेगी जनरेशन की, ठीक। ट्रांसमिशन नेटवर्क, ये भी याद रखिएगा। बजट इतना है, ठीक है। वही है, जॉब कितनी देगा और कितनी क्या है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी रिसेंटली सीएपीएफ के क्वेश्चन में क्या हुआ था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था जल जीवन मिशन पे, और कुछ नहीं पूछा गया, बस ये एक स्टेटमेंट, उनमें सबसे पहला स्टेटमेंट जो था, स्टेटमेंट में पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, 3 स्टेटमेंट थे स्कीम में। पहला जो स्टेटमेंट था वो यही था कि ये स्कीम लिखा था 2019 में लॉन्च हुई है, स्टेटमेंट में यही था, वो स्टेटमेंट सही था, ठीक है। तो स्कीम कब लॉन्च हुई है ये डेट जरूर देख लीजिएगा। ये 2015 वाली जितनी भी स्कीम्स हैं इनकी डेट और इन स्कीम का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, इनके फीचर जरूर याद रख लीजिएगा, ये सब फीचर पूछे जाते हैं। तो 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को लगभग जल जीवन मिशन के तहत फायदा मिल चुका है और 80% रूरल पॉपुलेशन रिसीव द वाटर टैप, ठीक है। यही चीज देखो इन्फोग्राफ के थ्रू मैंने आपको बता दी है। जल जीवन मिशन अचीव करना है 100% कवरेज, मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है कितने तक, 2028 तक, ठीक है, जन भागीदारी के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, अभी एमएसएमईज के बारे में हमने देखा कि उनकी क्लासिफिकेशन को बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन को क्यों, क्राइटेरिया को क्यों बढ़ा दिया गया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के क्राइटेरिया को क्यों, क्योंकि शायद वो इन्फ्लेशन के चलते जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है उनका, चीज़ें महंगी जा रही हैं, तो वो बेनिफिट से पीछे ना हट जाएं। क्योंकि कोई माइक्रो है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा स्मॉल के कंपेरिजन, और स्मॉल है तो उसको, मीडियम है तो मीडियम को कम मिलेगा स्मॉल के कंपेरिजन में। तो बेनिफिट उन्हें मिलता रहे, उसके लिए उनको उस क्राइटेरिया में आना ज़रूरी है। तो उनमें से जो एक बेनिफिट उन्हें मिलता है, उनमें से एक बेनिफिट देखिए ये लोन का बेनिफिट है। मतलब एमएसएमईज को, कि जो लोन लेते हैं वो लोग, एक लिमिटेड लोन उनका
लोन की गारंटी होती है वो गवर्नमेंट खुद लेती है, और गवर्नमेंट ने इस लोन की गारंटी के लिए 2000 में बनाया था सेंट्रल क्रेडिट गारंटी एक यूनिट बनाया था। सेंट्रल क्रेडिट गारंटी एक यूनिट बनाया था, 2000 में बनाया था, जो अभी तक रन कर रही है। और एमएसएमईज हैं, और जो किसान क्रेडिट कार्ड के भी जो लोग होते, जो लोन्स होते हैं, और भी अदर कई लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को, तो उसमें इनके लोन को गारंटी यही यूनिट देती है। गवर्नमेंट इनमें पैसा डालती है और ये लोग इनके लोन को गारंटी देते हैं। कोई अगर लोन जो है डिफॉल्ट हो जाता है तो यहाँ से पैसा आ जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट गारंटी जो है अभी इस स्कीम के थ्रू क्या हुआ है, अभी बजट में ही गवर्नमेंट ने क्या, इस एमएसएमईज के जो इनको लोन दिया जाता था, जिस जो लोन की लिमिट थी, इतना ही लोन आपका गारंटी होगा, इतनी लोन की हम गारंटी लेंगे, उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब 10 करोड़ कर दिया गया है, पहले 5 करोड़ था, ठीक है। और इसके लिए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। और स्टार्टअप फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़ गारंटी फीस, ठीक है। कस्टमाइज उद्यम पोर्टल याद रख लीजिएगा, ये एमएसएमईज के लिए है। 5 लाख लिमिट में, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 2015 में देखिए अटल पेंशन योजना भी आई थी, और ये अटल पेंशन योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इसके भी 10 साल हो चुके हैं, और एक दो बार शायद पूछ भी लिया गया है। सीएससी में तो पक्का पूछा गया है, तो इसकी अचीवमेंट को देख लीजिएगा, और इसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। क्वेश्चन इस तरह की स्कीम्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है। एडमिनिस्टर बॉडी क्या है कि पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पेंशन देखिए, अटल पेंशन योजना मतलब आपको पेंशन मिलेगी, आप थोड़ा सा प्रीमियम देते रहिए, एक समय के बाद जब आप, एक एज आपकी पूरी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 60 के आसपास एज है, जब आपकी पूरी हो जाएगी तब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। वही पेंशन योजना है जो गवर्नमेंट खुद लेकर आई है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को मिलती, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको पेंशन भी तो मिलनी चाहिए ना, उनके लिए भी तो सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए जब वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। उसके लिए ये स्कीम्स लेकर आई गई थी। तो इसे एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, तो ये कर रही है, ठीक है। मैनेज कौन कर, एडमिनिस्टर और मैनेज दोनों अलग अलग होता है, और दोनों मैनेज इसको एनपीएससी कर रही है आर्किटेक्चर, जिसे जो सरकारी कर्मचारियों की स्कीम्स को, पेंशन को भी मैनेज करती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेटमेंट में कि अटल पेंशन योजना में इतने से इतने साल के लोग ही बेनिफिशियल हैं, इतने से साल के लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को याद रखिएगा। सीएससी में तो ये पर्टिकुलर पूछ लिया गया है एज लिमिट को, ठीक है। मंथली कंट्रीब्यूशन कितना देना है आपको, तो 1000 से 5000 के बीच में आपको देना है, ठीक है। और आपको मिलता कितना रहेगा, ठीक है। और सब्सक्राइबर मस्ट कंट्रीब्यूट द 42 to 2000 पर मंथ, ठीक है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये पर्टिकुलरली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम मंथली भी दे सकते हो आप, क्वार्टरली भी दे सकते हो, हाफ ईयरली भी दे सकते हो। मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है, 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा, मतलब मिनिमम जो आपको 20 ईयर तो देना ही पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। इतने साल आप प्रीमियम दीजिए, फिर आपको एक एज होने के बाद आपको पेंशन मिलने लगेगी पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो पर मंथ इफ ज्वाइनिंग, तो ये देखिए 1400 रुपये आपको मिलेगी अगर आप ज्वाइन करते हैं एज ऑफ द 40 पे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या है, मैंडेटरी है भाई, आपको बैंक अकाउंट है। इनकम टैक्स स्टेटस, ठीक है, तो नॉट एलिजिबल, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो ये फीचर देख लीजिएगा कि गारंटीड मंथली पेंशन, बिल्कुल ये गारंटीड मंथली पेंशन है। लाइफ लॉन्ग पेंशन बिटवीन 1000 to 5000 रुपीज, 1000 से 5000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी जब आप 60 के हो जाओगे अंटिल द डेथ, ठीक। फैमिली पेंशन प्रोविजंस है, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर स्पाउस रिसीव द पेंशन, नॉमिनी गेट्स कॉर्पस, नॉमिनी केवल कॉर्पस पाएगी, मतलब उसका जो जितना रुपए उन्होंने दिया है उतना रुपए पाएगी, और उससे ज्यादा नहीं पाएगी, ठीक है। नॉमिनी केवल कॉर्पस पाएगा। ये भी याद रखिएगा, नॉमिनी क्या पाएगा, नॉमिनी पेंशन नहीं पाएगा, स्पाउस पेंशन पा जाएगा लेकिन नॉमिनी नहीं, नॉमिनी केवल कॉर्पस मनी पाएगा, ठीक है। ऑटो डेबिट कन्वेंशन, बिल्कुल ये भी याद रख लीजिएगा। टैक्स बेनिफिट, ये भी याद रख लीजिएगा। अब ये देखिए 2025 के अप्रैल तक ऑलमोस्ट इतने लोगों ने, इतने करोड़ लोगों ने साइन कर लिया है, ठीक है। फिगर 7 करोड़ लोग इसमें जुड़ चुके हैं, पहले 2019 में इतना था। तो ये अचीवमेंट है पेंशन योजना का। 2025 में इसका 5-10 साल पूरा हो रहा है, तो अचीवमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लेगा कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो 7.5 करोड़ लोगों ने कर लिया, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम भी 2015 में देखिए लॉन्च हुई थी। अब ये क्या करनी है देख लिए, अब नाम से देख लिए, जीवन ज्योति बीमा योजना मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देगी। वही जो लोग अपने आप इंश्योरेंस, लंबे लंबे इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं, तो उनको इंश्योरेंस देने के लिए भाई उनके भी तो जीवन का इंश्योरेंस चाहिए ना। अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवर दिलाने के लिए
अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस दिलाने के लिए लो इनकम ग्रुप को ये स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है। ठीक है, तो ये सब सोशल वेलफेयर है गवर्नमेंट जो करती है। जो लोगों को एक्सेस नहीं हो सकता है, जो लोग पैसे से लाइफ इंश्योरेंस बड़े बड़ी प्रीमियम के साथ नहीं खरीद सकते हैं, तो वो लोग, गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है इंश्योरेंस के लिए। तो 2 लाख रुपए का कवर रहेगा और फॉर एनुअल प्रीमियम ऑफ 436 रुपए। तो ये प्रीमियम की मनी याद रखिएगा, कितना मिलेगा पैसा ये याद रखिएगा। ठीक, एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 50 तक के लोग कर सकते हैं, और सेविंग अकाउंट से करेंगे टिल द एज ऑफ द 55। ठीक, इजी इनरोलमेंट है, कोई मेडिकल एग्जाम नहीं होगा। अदर जब जीवन बीमा में आप जाओगे, मतलब एल आई सी किसी का भी आप जीवन बीमा करवाओगे लंबा प्रीमियम देने के लिए, तो पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा खुद का। तब वो लोग देखेंगे कि भाई आपको कोई बीमारी उमारी तो नहीं है, आप जिसका ले रहे हो मेडिकल जो भी इंश्योरेंस ले रहे हो, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है भाई, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। ठीक है, अवेलेबल एट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एंड ऑनलाइन, कहीं से भी आप इस स्कीम्स का एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनकी इन स्कीम्स में एक चीज याद रखिएगा, ये स्कीम्स किस ग्रुप को टारगेट कर रही हैं, कब लॉन्च हुई हैं, क्या फीचर हैं। फीचर में जैसे कि एलिजिबिलिटी, एज कितनी है, कितना कवरेज है, कितना प्रीमियम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। मेजर बेनिफिशियर क्या है, 53% वुमेन है एंड 74% फ्रॉम द रूरल एरिया। देख लीजिए, अर्बन एरिया से ज्यादा, मतलब अर्बन एरिया केवल और केवल कितने आ रहे हैं, 26% ही हैं। मोस्टली कौन कवरेज ले रहा है, 75% रूरल एरिया के लोग फायदा ले रहे हैं। ठीक है, और मेन से ज्यादा वुमेन ले रही हैं 53%। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट के थ्रू याद रखनी है। ठीक है, और 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होता है, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। ठीक है, टिल द डेथ ऑफ द रीजन, और डेथ आपकी किसी भी रीजन से हुई हो, आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब वही है, आपको चल रहे हो, कुछ एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी, डेथ हो गई है आपकी, डिसेबिलिटी हो गई एक्सीडेंट के थ्रू, तो सुरक्षा बीमा योजना गवर्नमेंट इसमें भी लेके आई है। 1 ईयर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, हर साल इसको रिन्यूअल करना पड़ता है। देखिए रिन्यूअल आपको ये भी कराना पड़ेगा हर साल, ये भी रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कराना पड़ेगा, और ये एक्सीडेंट के लिए होता है, ये लाइफ के लिए होता है। ठीक है, आपको कुछ बीमारी उमारी होती है तो उसमें आएगा। ठीक है, एज इसकी देखिए 18 से 17 है, 70 है, इसकी देखिए 18 से 50 है, तो एज का डिफरेंस याद रखिएगा नेम में भी। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये डिफरेंस थोड़ा देख लीजिएगा। एक्सीडेंटल डेथ अगर क्लेम हो गई तो 2 लाख रुपए मिलेगा, डिसेबिलिटी में पार्शियल 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और 20 रुपए का प्रीमियम इसका है पर मंथ का, लेकिन इसका प्रीमियम कितना है, इसका 436 रुपए है। ठीक है, कंपैरिजन में पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा। अचीवमेंट ये देख लीजिए, अभी 2025 तक इसकी अचीवमेंट क्या हो गई है, ये देखिए अप्रैल 2025 तक इसकी क्या रिसेंट डेटा है कि 51 करोड़ लोगों तक ये होता, ये जो सुरक्षा बीमा योजना है ये जा चुकी है, कवरेज में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये डेटा। अब मुद्रा योजना, अब आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो छोटे माइक्रो एमएसएमईज होती हैं या इंटरप्राइजेज होते हैं, उनको और सपोर्ट देने के लिए एक लोन लेकर आई थी, मुद्रा योजना लेकर आई थी। मुद्रा एक्चुअली में एक बैंक ही है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। जैसे आप लोगों ने नाबार्ड सुना होगा, नाबार्ड क्या करती है, नाबार्ड एक बैंक है जो फार्मिंग के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, डिफरेंट बैंक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एजेंसी है, फाइनेंसिंग की एजेंसी है, रीफाइनेंसिंग की एजेंसी है। ठीक है, तो मुद्रा योजना भी न्यूज में है, क्यों, क्योंकि 2015 में इसके कितने ईयर हो रहे हैं, इसके 10 साल हो जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ईयर से तो इंपॉर्टेंट है ही है, अभी 2024-25 में ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें एक नया नया कैटेगरी लेकर आई है, तरुण प्लस। पहले केवल शिशु, किशोर और तरुण ही थे, अब तरुण प्लस भी आ गए हैं। मतलब जो जिन लोगों को लोन दिया जाएगा उनको 3 कैटेगरी में दिया जाएगा। पहले तो शिशु लोन, मतलब छोटा सा बच्चा कोई है, मतलब कोई छोटा सा लोन चाहिए तो 50,000 का लोन मिलेगा, तो वो शिशु में आता है, याद रखिएगा। ऐसे ही पूछ सकता है कि कितनी कैटेगरी का लोन, कितने लिमिट तक का लोन किस कैटेगरी में आता है, तो वो कह देगा आपसे किशोर लोन 50,000 की कैटेगरी में आता है, स्टेटमेंट में कह देगा। नहीं, आपको याद रखना है किस में आएगा, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक का आता है। तरुण लोन क्या है, तरुण थोड़ा बड़ा हो गया भाई, तो वो क्या करेगा, 5 लाख से 10 लाख तक का आता है। तरुण प्लस रिसेंटली ऐड किया गया है, वो 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलता है इसमें। ठीक है, बाकी ये देखिए, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइडेड थ्रू द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, जो
सेटअप किया गया था, ये गारंटी देगा इनके क्रेडिट की, जो इनको पैसा दिया जाएगा उस पैसे की गारंटी रहेगी, ठीक है ना। कोई कोलेट्रल नहीं देना है, नो कोलेट्रल, नो प्रोसेसिंग फीस लोन के लिए, ठीक है। जो मुद्रा एक बैंक है, ये मुद्रा बैंक है, ये बैंक अदर बैंक के थ्रू रिफाइनेंसिंग करेगा, और जो अदर बैंक और पोस्ट ऑफिस हो गए, एनबीएफसी होंगे, वो पैसा देंगे। मतलब जो मुद्रा बैंक है, रिफाइनेंसिंग बैंक है, ये एनबीएफसी और बैंक्स को पैसा देगा और बैंक्स पब्लिक को देंगे, ठीक है। ये एक चेन है। तो मुद्रा सबसे ऊपर है, जो रिफाइनेंसिंग एजेंसी है, ये देखिए गवर्नमेंट मुद्रा में पैसा डालेगी। गवर्नमेंट कहाँ डालेगी? मुद्रा में पैसा डालेगी। मुद्रा किसको देंगे पैसा? एनबीएफसी और बैंक को देंगे। बैंक अल्टीमेटली पब्लिक को देगी। तो ये चल रहा है, और ये कोलेट्रल फ्री लोन है, अफोर्डेबल लोन है, ठीक है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, और क्रेडिट की गारंटी है, ठीक है ना। इसके अचीवमेंट को भी देख लीजिएगा। ये देखिए अचीवमेंट का चार्ट है कि अब तक जो है 52 करोड़ एमएसएमईज ले चुके हैं, और वुमेन मेनली कितने 68% ले रहे हैं। देख रहे हैं आप, हर जगह वुमेन ठीक ठाक आगे बढ़ रही हैं, वुमेन से ज़्यादा, मेन से ज़्यादा। चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम हो, चाहे वो मुद्रा स्कीम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और क्रेडिट नीड ऑफ वीकर सेक्शन के लिए 50% जा रहा है, एससी एंड एसटी। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत से एरिया में ये, अब चलिए ये हो गया। अब अमृत योजना पढ़ते हैं। अमृत योजना 2015 में इससे भी लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इस स्कीम में लोगों को, जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे सीवेज और वाटर की सप्लाई सही से नहीं होती है। तो ये बहुत ही होलिस्टिक स्कीम है, जो सीवेज वाटर की सप्लाई के लिए अर्बन एरिया में वर्क कर रही है, ठीक है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। अभी इस मिशन का 2.1 खत्म हो चुका है, और 2.0 2.2 मतलब 2.0 शुरू हो रहा है, 1.0 खत्म हो चुका है। 2.0 कब लॉन्च हुआ है? 2021 में लॉन्च हुआ है, ठीक। पहले हम देख लेते हैं अमृत स्कीम में क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है। ये सीएपीएफ में आ चुकी है, इसी बार शायद आई है, और सीएससी में भी आई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रही है। और इस बार तो और इम्पोर्टेंट क्योंकि 10 साल हो रहे हैं। तो वाटर सप्लाई और सीवेज की सप्लाई के लिए और सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 500 मिशन सिटीज में किया जा रहा है। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर कोई नोटिस करा तो बताएगा। लखनऊ में तो कई जगह ऐसा हो रहा है कि रोड्स को खोदा जा रहा है, रोड्स को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पाइपलाइन डाली जा रही है। तो क्यों किया जा रहा है? वो इसी अमृत स्कीम के थ्रू किया जा रहा है, क्योंकि जो वाटर सप्लाई है, सीवेज सप्लाई है, इंटीग्रेटेड तरीके से वहां पे वर्क किया जा रहा है, दोबारा तरीके से। दोबारा तो वाटर सप्लाई पे काम है, सीवेज पे काम है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पे काम है, नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन स्पेस एंड पार्क बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। 70,000 करोड़ का एलोकेशन है, और ये चीजें अचीवमेंट हो चुकी हैं। तो अमृत जो 1.0 था, जो पहला फेज था उसका 2015 से 2020 तक का, उसके जो अचीवमेंट थे वो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। 2.0 ले आया गया है, ठीक है। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये देख लीजिएगा कि 100% सीवेज एंड स्पेटेज मैनेजमेंट करना है 500 अमृत सिटीज में। देखिए कितनी सिटीज को ये टारगेट कर रहा है, 500 मिशन सिटीज। और ऑलमोस्ट 700 to 800 इंडिया की सिटीज हैं, इंडिया में सिटीज हैं, ठीक है। तो उनमें से मैक्सिमम को ये टारगेट कर रहा है। तो कितनी सिटीज को टारगेट कर रहा है, स्कीम कब लॉन्च हुई है, किस किस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रही है, किस किस एरिया को टारगेट कर रही है, 2.0 आया है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये भी ये पूरे 100% कर रही है। ये 2 लाख करोड़ के साथ है, देखो पहली वाली 70,000 करोड़ के साथ थी, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखोगे, देखिए हमने कितना कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत कंप्लीट, बहुत तेजी से कंप्लीट किया है। आपको 5 से 6 पेजेस में पूरी स्कीम का कंडेंस करके देना, और उसे कुछ ही मिनटों में खत्म कर देना, विद इन आवर में, ये कहीं नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए इसका, ठीक है। मिशन पूर्वोदय आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुई, अभी बहुत न्यूज में है। स्टील जो हमारे ईस्टर्न एरिया है, वहाँ पे स्पेशली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में स्टील का प्रोडक्शन ठीक ठाक है। तो उसको वर्ल्ड में स्टील का, इंडिया को हब बनाने के लिए, इस जो रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, मैं याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं ईस्टर्न कह रहा हूँ। और जब भी ईस्टर्न कह रहा हूँ तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक। तो ईस्टर्न रीजन में हो रहा है। पूर्वोदय पूछ सकता है आपसे कि पूर्वोदय किस रीजन को टारगेट कर रहा है, और स्कीम का पर्पस क्या है। तो याद रखिएगा स्कीम का पर्पस क्या है, स्टील के लिए हब बनाना इंडिया को। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये स्टील का ठीक ठाक प्रोडक्शन करते हैं, और मिनरल्स इनके पास रिसोर्स ठीक ठाक है। तो इनके पास कैपेसिटी है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, तो ये लोग एक्सेल कर जाएंगे और स्टील हब बन जाएंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है,
स्टील हब बनाना। ठीक, कौन कौन से स्टेट हैं तो मैंने बता दिया, ये हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2020 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 2020 में। डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील हब इन द कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल। फोकस ऑल्सो रहेगा इन रीजन्स में भी। और क्या रहेगा? 80% ऑफ द कंट्रीज का आयरन और 100% ऑफ द कुकिंग कोल एंड 70% ऑफ द क्रोमाइट बॉक्साइट इन रीजन्स में ही मिलता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन में बीच में, स्टेटमेंट देगा कि ये मिनरल कहाँ मिलते हैं, डोलोमाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कुकिंग कोल। आपको याद रखेगा ईस्टर्न रीजन में ये ज्यादा मिलते हैं। और ऑप्शन में आपको अदर रीजन को दे देगा कि क्या देगा कि लद्दाख के रीजन में या साउथ के रीजन में। आपको याद रखना है कि मैक्सिमम तो यही मिल रहा है ना इन रीजन में। तो एलिमिनेशन में ये भी काम देगा आपको, जब वहां पे ऑप्शन कई सारे स्टेट्स का रहेगा। जब आपको इनमें से कोई भी मिनरल का पूछेगा इनका रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी केवल स्कीम्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसको इस्तेमाल इन स्कीम्स के लिए मत कीजिए, उसका इस्तेमाल सब चीजों के लिए कीजिए। ठीक है ना? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल एलिमिनेशन के लिए भी कीजिए और उन्हें याद रखिए। एक एक इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिएगा ये कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना जो मैंने बताया, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड के लिए होगा। फ्री मतलब ये नहीं कि अब ये जो आपका डिस्कॉम है वो फ्री देगा, नहीं। आप सर पे छत पे अपने सोलर रूफ टैप टॉप में सोलर रूफ लगवाइए और उससे आपको मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को बढ़ा देगा, रिन्यूएबल एनर्जी है और कार्बन इमिशन को कम कर देगा। अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके कि हाउस होल्ड मस्ट बी इंडियन सिटीजन। किसको मिलेगी ये योजना का फायदा? हाउस होल्ड मस्ट बी ओन हाउस विथ अ रूफ दैट इज सुटेबल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल। ऐसा नहीं है कि आपका घर जो है शेडो जोन में है तो आप लगवा लोगे, नहीं, आप नहीं लगवा सकते हो। और आपका खुद का घर होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम के लिए। वो आपसे स्टेटमेंट में कह देगा कि सिटीजन को, उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और आप फंस जाओगे। आप कहोगे क्या फॉरेनर नहीं लगवा सकता है, कोई फॉरेन कंपनी नहीं लगा सकते? भाई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसका खुद का घर होना चाहिए। और ये सुनो, कंपनी नहीं लगवा सकती है, पूरे घर कह रहा है। तो केवल हाउस होल्ड के लिए ही ये स्कीम है, बिजनेसेस के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कंपनी नहीं। और खुद का घर होना चाहिए। और इंस्टॉलेशन सोलर पैनल, हाउस होल्ड मस्ट हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है वो भी एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए वैलिड, तभी होगा। ठीक है, हाउस होल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडी फॉर द सोलर पैनल। कोई अदर सब्सिडी भी उन्होंने लिया हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आना बहुत आ सकते हैं, स्टेटमेंट बन सकता है। अभी रिसेंटली 10 लाख लोगों ने लगवा लिया है। ठीक है, ये स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा इसको बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, 360 डिग्री हम कवर कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट ज्यादा बेनिफिट ले गए हैं। 10 लाख अगर लोगों ने करवाया तो उसमें मैक्सिमम कहाँ से ले रहे हैं? गुजरात। दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र। ये लोग ऐसे क्यों हैं? राजस्थान। ये लोग ज्यादा क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन की जो इंसोलेशन है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा बेनिफिट ले भी रहे हैं और गवर्नमेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। अदर स्टेट का आप देख सकते हैं कितने परसेंट है, ये दे रखा है परसेंटेज। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, आगे क्या देखते हैं? आगे हम देखते हैं, ये देखिए, ये आपकी नेक्स्ट स्कीम है। अभी रिसेंटली पीएम जो विश्वकर्मा योजना लाई गई थी, तो उस विश्वकर्मा योजना में गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ट्रेडिशनल आर्टिशियन है, इनकी जो 25 आर्टिशियन है वो देखिए उनका यहाँ पे लाया गया। कारपेंटर है और बोट मेकर है और आपका फुटवेयर है। तो इन 25 को टारगेट किया गया। इनको पढ़ लीजिएगा कौन कौन टारगेटेड है। तो इनको क्या करेगी, जो छोटे छोटे आर्टिशियन होती हैं, नाई होता है और मोची होता है, ये छोटे छोटे आर्टिशियन है, तो गवर्नमेंट इनके लिए भी सोच रही है क्या, इनको भी गवर्नमेंट स्किलिंग देगी, लोन देगी, पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी ताकि ये और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। इसके लिए क्या लेके आई है? पीएम विश्वकर्मा योजना यूनियन गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, 5 साल तक ये स्कीम चलेगी। कब से कब तक? 24 से 28 तक। ठीक, स्कीम कब तक चलेगी याद रखिएगा। ठीक है, और रजिस्टर करना है फ्री आपको। ठीक है, क्राफ्ट्समैन आर्टिसन सभी ये लाएंगे, आईडी बनाना पड़ेगा। रिसीव करेंगे कोलेटरल फ्री सपोर्ट ऑफ द लोन अप टू 1 लाख रुपए का। ठीक है, एंड 2 लाख सेकंड नीचे में, मतलब पहले 1 लाख मिलेगा उन्हें, फिर 2 लाख मिलेगा। उतना लोन मिल रहा है आपको, ये भी याद रखना है, कितने साल के लिए ये भी याद रखना है, टारगेट ग्रुप कौन कौन सा ये भी याद रखना है। और कंसेशनल इंटरेस्ट कितना है? 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। कोलेटरल फ्री है, ये भी याद रखना है। गवर्नमेंट मोस्टली लोन देती है टारगेटेड ग्रुप को, प्रायोरिटी सेक्टर को, तो कोलेटरल फ्री देती है। और कोलेटरल फ्री के लिए जिस यूनिट का काम इस्तेमाल किया जाता है वो सेंट्रल क्रेडिट गारंटी यूनिट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं बता चुका हूँ। 5% का इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरसबवेंशन है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये याद करते हैं। अभी ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय
अभियान है, न्याय महाजनमान स्कीम अभी आपके में आ चुकी है। इसमें क्या करेंगे, जो 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पे जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजी का मतलब ये होता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, इनके इकोनॉमिकली इनको ऊँचा उठाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है, बेनिफिट कर रही है। 28 लाख लोगों को बेनिफिट कर चुकी है। 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस हैं जिसमें पक्का हाउस दिया जाएगा, रोड कनेक्टिविटी की जाएगी, मतलब जो बेसिक जितनी भी नीड्स होती हैं वो ट्राइबल लोगों तक पहुंचाई जाएगी, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया जाएगा ताकि उनको बेसिक नीड का एक्सेस हो सके। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इस मिशन में क्या हो रहा है, सैचुरेशन करना है ट्राइबल मेजोरिटी और देख लीजिएगा, ठीक है, 63 विलेज किया जा रहा है और इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली मिशन लाइफ किया गया, मिशन लाइफ में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने ये पीएम मोदी ने कब किया है, किसके साथ किया है, तो यूएन सिक्योरिटी जनरल जो थे एंटियो गुटेरेस थे उनके साथ, कहाँ पे किया, स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास किया, ठीक है, कहाँ अब प्रपोज कहाँ किया था, कॉप 26 में किया था, ठीक है। मिशन लाइफ क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज से हम टैकल करने के लिए हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स भी और कलेक्टिव एक्शन भी फायदा दे सकते हैं, तो उस चीज को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको मिशन लाइफ लेकर आए हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको बेनिफिट हुआ हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों कीजिएगा और पीडीएफ एक्सेस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद।